आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11th इकोनॉमिक्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आपके आज के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए यहाँ पर मैं आपको जितना भी क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, सारा का सारा क्वेश्चंस हमारा 2022 में पूछा गया प्रश्न है। अब आप लोग बोलेंगे सर हमारा तो एग्जाम हुआ ही नहीं है, तो 2022 में किस प्रकार से ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए आप लोगों का अभी एग्जाम हो रहा है, इनके आज आप लोगों का 8 सवालों का इकोनॉमिक्स का एग्जाम होने वाला है। लेकिन इससे पहले साइंस का और कॉमर्स का जो इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम में हो चुका है, और वही क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और ईजी तरीके से समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 10, 12, 8, 11, 12, 9, 8 तथा 5 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमें समांतर माध्य ज्ञात करना। चलिए हम लोग यहाँ पर समांतर माध्य निकाल लेते हैं कि आप लोग समांतर माध्य किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखिए अगर यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखें, यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया। देखिए माध्य का सिंपल सा एक ही फॉर्मूला होगा। माध्य में आप लोग क्या करेंगे, देखिए माध्य बराबर समांतर माध्य बोले या फिर माध्य बोले, क्या आपको करना है कि यहाँ पर जितना चीज दिया जाएगा सबको आपको यहाँ पर जोड़ के ऊपर में लिख देना है, और जे टो है टोटल गिन के आपको ये वाला नीचे लिख देना है। जिसे कहने का मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है कि 10, 12, 8, 11, 12, 9, 8, 5 अगर सबको जोड़ेंगे ना तो ये आएगा 75। कितना आएगा? 75 आएगा। तो माध्य का सिंपल सा एक ही फॉर्मूला होता है। माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग। क्या होता है? सभी प्रेक्षणों का योग। सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या, बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या आप लोग लिख दीजिएगा। आप लोगों का काम बन जाएगा, जो मैंने आप लोगों को शुरू से पढ़ाया है। तो अगर आप लोग यहाँ पर माध्य अगर आप लोग यहाँ पर निकालेंगे, देखिए कैसे निकालिएगा। जैसे 10 जोड़ 12 जोड़ 8 जोड़ 11 जोड़ 12 जोड़ 9 जोड़ 8 जोड़ 5 सबको जोड़ दीजिएगा। नीचे क्या करना, गिन के लिखना है कि के ठो है। अगर आप लोग देखें तो 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो 5 ठो 6 ठो 7 ठो 8 ठो है। टोटल क्या ठो? 8 ठो है। तो नीचे आपको 8 लिख देना है। तो टोटल अगर आप लोग जोड़ेंगे तो ऊपर में आएगा 75, नीचे आएगा 8। अगर आप लोग काटेंगे तो ये आपका आएगा 9.375। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर माध्य निकाल लीजिएगा। देख लीजिए यहाँ पर माध्य बोलिए या फिर समांतर माध्य जो भी बोलिएगा, आप लोग यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 10, 12, 8, 11, 12, 9, 8, 5 को जोड़ने से 75 आएगा। तो इसको सिग्मा एक्स बराबर 75 बोलेंगे। एन बराबर के ठो है? 8 ठो है। यहाँ पर एक्स डैश यानी कि माध्य निकालना है, तो मीन एक्स डैश यानी कि माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा एक्स बटा एन हो जाएगा। 75 बटा 8 हो जाएगा। तो ये हमारा आएगा 9.375, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग हिंदी से अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो माध्य बराबर लिख दीजिएगा सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। ये हो जाएगा आप लोगों का फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। सारा का सारा क्वेश्चन हमारा पूछा गया प्रश्न है। आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि माध्य विचलन को परिभाषित कीजिए कि माध्य विचलन माने होता क्या है। तो देखिए इसका आंसर होगा किसी श्रृंखला के किसी माध्य के निकाले गए विचलनों के जोड़ के समांतर माध्य को माध्य विचलन कहा जाता है। और ये जो प्रश्न है इसको मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो ये हो जाएगा माध्य विचलन का सिंपल सा प्यारा सा डेफिनेशन यानी कि परिभाषा। फटाफट आप लोग इसको नोट डाउन करिए। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या है आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें यहाँ पर दिया गया है कि भारित कीमत सूचांक क्या है। तो चलिए देख लेते हैं कि भारित कीमत सूचांक क्या होता है। तो देख लीजिए इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा कि भारित मूल्य अनुपात विधि में भार निर्धारण हेतु आधार वर्ष के कुल व्यय का अनुपात अथवा प्रतिशत व्यय को आधार मानकर सूचांक ज्ञात किया जाता है। सामान्यतया चालू वर्ष की अपेक्षा आधार वर्ष भार को वरीयता दी जाती है। ये हो जाएगा आप लोगों का इसका आंसर। इसको भी आप लोग नोट डाउन करिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मनरेगा अधिनियम कब लागू हुआ। तो ये जो आपका मनरेगा अधिनियम है ये हमारा 2005 को लागू हुआ था, यानी कि 2005 को मनरेगा पारित किया गया था। देखिए ध्यान से, ये जो मनरेगा है इसका सबसे पहले नाम था नरेगा। क्या नाम था? नरेगा। फिर बाद में इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। देखिए नरेगा अगर एक्चुअल में देखा जाए तो नरेगा, ये हो गया नरेगा, और ये हो गया आप लोगों का मनरेगा। ठीक है, मनरेगा।
अब मनरेगा का जो पूरा नाम है ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, जिसका हो जाएगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, और यहाँ पर कोई एम नहीं है, मतलब यहाँ पर महात्मा गांधी नहीं है। ठीक है, ये बात हुआ, फिर बाद में यहाँ पर महात्मा गांधी को जोड़ दिया जाता है। देखिए यहाँ पर नरेगा यानी कि मनरेगा से रिलेटेड हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पर आपका जो है मनरेगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे अगर हिंदी से बोला जाए तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। फिर यहाँ पर देखिए जो मनरेगा है, मनरेगा का जो पूरा नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि हो जाएगा, और इसको हम लोग हिंदी से बोलेंगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि अगस्त 2005 में भारतीय संसद ने नरेगा पारित किया। नरेगा पारित कब हुआ था, तो अगस्त 2005 में भारतीय संसद ने इसको पारित किया था। फिर क्या होता है कि यह 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ, पारित तो हुआ 2005 को, लेकिन यह लागू हुआ हमारा 2 फरवरी 2006 को। फिर क्या होता है कि 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा अधिनियम का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया, जो कि गांधी जयंती के दिन में ही हुआ था। तो 2 अक्टूबर 2009 को क्या होता है, नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास देख लीजिए क्या है कि किस प्रकार की जनसंख्या को पूंजी कहा जाता है। किस प्रकार की जनसंख्या को पूंजी बोला जाएगा, ये हमें बताना है। तो देख लीजिए किस प्रकार की जनसंख्या को पूंजी बोला जाएगा, तो मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेस वह अवधारणा है जो जनसंख्या को अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में देखती है। तो ये मानव संसाधन जो होता है ये मतलब एक अवधारणा है किस प्रकार का, यहाँ पर जनसंख्या को अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक संपत्ति के रूप में देखती है। मतलब यहाँ पर जनसंख्या को वरीयता यानी कि जनसंख्या को यहाँ पर परफॉर्मेंस दिया जाता है। शिक्षा प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश के परिणाम स्वरूप जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में बदल जाती है। ठीक है, फिर आगे के मानव संसाधन उत्पादन में प्रयुक्त हो सकने वाली पूंजी है। ये हो जाएगा इसका हमारा आंसर। आगे चलें अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या है कि संसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई। तो देखिए इसका कब शुरुआत हुआ था, किसने शुरुआत किया था, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि 11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस की वर्षगांठ के अवसर पर संसद आदर्श ग्राम योजना की स्थापना की गई। मतलब देखिए यहाँ पर पहला बात तो इसका जो स्थापना हुआ है कब हुआ है, तो 11 अक्टूबर 2014 को। किसके जन्मदिन के शुभ अवसर पर, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन के शुभ अवसर पर इसका शुभारंभ यानी कि शुरुआत किया गया था। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप लोग नोट डाउन करिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि चीन में एक संतान की नीति कब लागू की गई थी। तो ये चीन में जो लागू हुआ था 1979 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, 1979, जो कि हमारा इसका प्यारा सा सुंदर सा आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके वीडियो को अधिक से शेयर करें ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।